अब हम जानते हैं अगले रिस्पायरेटरी सिस्टम के अगले टॉपिक, जिसका नाम है लंग। क्या नाम है? लंग। लंग दो होते हैं, इस वजह से लंग्स भी कह सकते हैं, फेफड़े। क्या कह सकते हैं? फेफड़े। दोस्तों, जो लंग्स होता है, यदि हम उसकी डायग्राम बनाएं, कुछ इस प्रकार का लंग होता है, यानी फेफड़ा होता है। ये होता है आपका ट्रैकिया, ये होता है ब्रोंकस, और ये हो जाएगा ब्रोंचियोली। क्या हो जाएगा? ब्रोंचियोली। और लास्ट में जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं आपको पता ही है, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है, इतने भी आप संतोष पागल नहीं है। ठीक है? संतोष पागल कौन? देखा होगा ना, भोजपुरी मूवी में हिट हुआ, एक वायरल हुआ है कि तू कितनो खर्चा करेबा ओकरे खातिर भागल ना है, लेकिन यदि जान ला यदि छोड़ के गईलू तो हम संतोष पागल ना है। ठीक है? तो आप संतोष पागल नहीं है, ये सब चीजें आपको पता हो चुकी है, बार बार एक ही चीज को रिवीजन करना सही नहीं है। ये हो गया आपकी एल्वेओली, ये हो गया ब्रांच। ठीक है? तो दोस्तों, हमारे रिब्स के अंदर, रिब्स कहने का मतलब कि पसली, हमारे पसलियों के अंदर एक हड्डी पाई जाती है, इसको कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। अब इस हड्डी में सारे रिब्स यानी 12 पेयर जो रिब्स होते हैं वो आकर के जुड़े होते हैं। 12 पेयर रिब्स क्या होते हैं? जुड़े होते हैं ऐसे। ऐसे कुछ ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। यानी अब हम जान लीजिए कि कितने पेयर रिब्स होते हैं? 12 पेयर रिब्स होते हैं। 12 पेयर, यानी टोटल की बात करें तो कितने रिब्स हो जाएंगे? पसलियां हो जाएंगी 24, और एक बीज वाले पसली से जुड़ी होती है, इसको नाम कहते हैं स्टर्नम। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये लंग को हटा दिया जाए, अंदर से लंग को, फेफड़े को हटा दिया जाए तो एक कैविटी बनेगी, एक गुहा बनेगा, उस कैविटी को कहते हैं, एक कैविटी बनेगी, इस कैविटी को कहते हैं थोरैक्सिक कैविटी। थोरैक्सिक कैविटी को हिंदी में कहते हैं वक्षीय गुहा। क्या बोलते हैं? वक्षीय गुहा। यानी इस थोरैक्सिक कैविटी में पूरा लंग हमारा सिचुएटेड होता है, यानी स्थित होता है। दोस्तों, यदि लोकेशन की बात करें कि हमारा लंग जो फेफड़ा है वो कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ स्थित होता है, तो थोरैक्सिक कैविटी में स्थित होता है। और थोरैक्सिक कैविटी बनाता कौन है? यही रिब्स मिलती हैं तो थोरैक्सिक कैविटी बनाती है। और रिब्स की संख्या कितनी होती है? 12 पेयर रिब्स। अब उसके नीचे एक इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की, इसे कहते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। हिंदी में भी इसको डायाफ्राम ही कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। तो दोस्तों, ये जो डायाफ्राम होता है ये एक मस्कुलर बॉडी होता है, ये मसल्स यानी मांसपेशियों से बना होता है। इसमें सिकुड़न और फैलने का गुण होता है, सिकुड़ने और फैलने का गुण होता है। जब ये, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, जब मैं कहूं ध्यान देना तो बिल्कुल आप अलर्ट हो जाना, ध्यान देना। जब ये सिकुड़ता है, जब ये सिकुड़ेगा तो ये चीजें नीचे आ जाएगी, और जब ये नीचे आ जाएगी तो यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ऊपर का प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। जो हम सांस लेते हैं तो ऊपर का प्रेशर बढ़ जाएगा।
तो जिसकी वजह से एयर हमारे लंग में इंटर करेगी। जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ का प्रेशर घटेगा, यहाँ का प्रेशर घटेगा तो ऊपर से एयर आएगी। यहां तक क्लियर है। जब ये डायफ्राम, अब ये थोरेक्सिक कैविटी लिखा हुआ है इसको भूल जाइए, क्योंकि मैंने डायफ्राम का लेवलिंग यहाँ पे करा हुआ है। जब ये डायफ्राम फूलेगा, इसके मसल्स बड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है जब इसमें प्रेशर लगाएगा, इसमें लंग में यानी फेफड़े में प्रेशर लगाएगा, तो जब फेफड़े में प्रेशर लगाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रेशर जाएगा, तो जब भी गैसों का ट्रांसफर होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो इसी वजह से जो लंग में एयर होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। यानी डायफ्राम जब नीचे गया तो हमने क्या करा, सांस लिया। जब डायफ्राम ऊपर आया तो प्रेशर जनरेट हुआ लंग में और नाक से सांस बाहर आई। तो जो रिस्पायरेशन के दर को जो कंट्रोल करता है तो वो कौन करता है, डायफ्राम करता है। और डायफ्राम के नीचे एक कैविटी होती है, उस कैविटी को कहते हैं एब्डोमेन कैविटी। अब ये एब्डोमेन कैविटी को हिंदी में कहते हैं उदर गुहा। क्या बोलते हैं, उदर गुहा। उदर गुहा, गुहा मतलब खाली स्थान। अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, पैंक्रियाज वगैरह, लीवर वगैरह को सारों को निकाल दिया जाए तो वो एक एब्डोमेन कैविटी बन जाती है आपकी। तो सबसे पहले जो डायफ्राम होता है वो एब्डोमेन कैविटी और थोरेक्सिक कैविटी को अलग करने का काम करता है। डायफ्राम जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो शरीर में पाया जाता है, और वो अलग किसको करता है, एब्डोमेन कैविटी को और थोरेक्सिक कैविटी को। यहां तक क्लियर है, इसको मिटा दे। तो ये हो गया लोकेशन की बात कि लंग लोकेटेड कहां होता है। ये चीज जान लिया आपने। यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि लंग का कलर क्या होता है, रंग कौन सा होता है, यदि कलर की बात करें तो इसका रंग क्या होता है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। कौन से कलर का हो गया, गुलाबी कलर का। यदि बात करें इसके वजन का, वजन यानी कितने का वजन होता है, तो 1.3 केजी का इसका वजन होता है। यदि ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1300 ग्राम इसका वजन हो जाता है। हालांकि दो लंग पाए जाते हैं, दोनों का ये वजन कह रहा है, दोनों का वजन कितना होता है, 1.3 केजी या 1300 ग्राम। यहां तक आपको क्लियर है क्या? यदि क्लियर है दोस्तों तो आप लाइक का बटन अपने मोबाइल स्क्रीन पे दबा सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर एक फिगर बना लेते हैं लंग का। फिगर बनाने से दोस्तों एक फायदा होगा कि आपको जो समझ है वो जल्दी से और ज्यादा तरीके से विकसित होगी। ये मान लेते हैं लंग है, एक बड़ा छोटा बन गया। चलिए यहां से इसको बना देते हैं। अब सही है, हाँ ठीक है, पूरा प्रॉपर तरीके से थोड़ी बन पाएगा। अब देखना दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, लंग। अब इसके बारे में और जानकारी दे लेते हैं। हमने जानते हैं ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंचियोली है। और लास्ट में बचता है क्या, हम इसको बड़ा बना लेते हैं। ये हमारा होता है, ये हो गया एल्वियोली। इसका काम क्या होता है, गैसों के एक्सचेंज की वजह से ब्लड को प्यूरिफाई करता है। मान लेते हैं ये ब्लड आता है, ब्लड की वेसल्स हैं,
ऐसे बना दिया हमने समझने के लिए। बीच में यहां हार्ट भी है, यहाँ पे सेल हो गया। अब हमने इसको मिला दिया। ये बस समझाने के लिए हमने बनाया है दोस्तों। क्या होता है कि यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया है। ऑक्सीजन जब यहाँ पे आ जाता है तो यह यहाँ पे गैस का कंसंट्रेशन, तो दोस्तों यहाँ पे गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। गैस जब भी मूव करता है तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब ये कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहां जो कण है उसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से यह हाई कंसंट्रेशन में होता है। तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। यहाँ पे क्या है, गैस ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। इस वजह से जो ब्लड में है वो उसमें ऑक्सीजन की कमी है, इस वजह से ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा, ब्लड की तरफ मूव करेगा। अब ये ब्लड यहाँ आया, दूसरे कलर से बना देता हूं, हालांकि मेरे पास यही है ब्लू कलर। तो ये ब्लड यहां है, यहां आया, यहां आया। अब हार्ट के पास इतनी क्षमता है कि ये हार्ट को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचा सकता है। तो ये हमारा पूरे शरीर के हर एक कोशिका में पहुंचा दिया। यहां तक क्लियर है? अब कोशिका में पहुंच गया तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगी रिस्पायरेशन की, जिसे इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, इसमें किसको मिला दिया जाएगा, यहाँ देखिए। अब मिलाएगा कैसे, हर एक सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होगा वो ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो हाई कंसंट्रेशन की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी ब्लड में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी। हो गई कि नहीं? अब ये हर एक सेल से आ रहा है, यहां भी एक सेल होगा, यहां से भी आएगा, तो ये कंसंट्रेशन का लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, CO2 की मात्रा अधिक है। अब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, तो एयर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है। ऑक्सीजन तो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, आप बताइए। नहीं बताइए। जैसे कि हम ब्लड में नाइट्रोजन घुलनशील नहीं है, इस वजह से जितना हम नाइट्रोजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, उतना ही नाइट्रोजन हम वापस कर देते हैं। जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में मिलाया जा सकता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा था लेकिन उसको ब्लड नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया दोस्तों कि जो गैस होती है उसका जो मोशन होता है, गति होती है, वो हाई कंसंट्रेशन की से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। वही कारण है जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है वो प्रत्येक सेल से निकलता है बॉडी के, इस वजह से ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जब बहुत कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गए, एल्वियोली में आ गई, एल्वियोली में आ चुकी है। अब एल्वियोली से कहाँ आएगी, ब्रांचियोली में आएगी, ब्रांचियोली से ब्रोंकस में आएगी, ब्रोंकस से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नोजल कैविटी, नोजल कैविटी से नाक के होते हुए बाहर निकल जाएगी। क्या यहां तक समझ में आया दोस्तों? ठीक है, यहां तक आप समझ में आ गए। अब हम इस लंग पे
एक चीज और आपको समझाते हैं। जो लंग होता है दोस्तों, फेफड़ा जो होता है वह एक लेयर, जैसे हमने दिमाग पढ़ा था, तो दिमाग के ऊपर एक लेयर होता है। बताइए, नर्वस सिस्टम जब पढ़ा रहा था तो दिमाग यानी ब्रेन के ऊपर एक लेयर होता है, उस लेयर को क्या कहते थे? यदि आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल ही याद होगा आपको कि उस ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन था, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते थे? उस मेम्ब्रेन को कहते थे मेनिंजाइट। और जब उसमें सूजन हो जाता था किसी इंजरी या किसी इन्फेक्शन के वजह से, तो उसी इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से एक डिजीज हो जाता था, एक रोग हो जाता था, उसी रोग को क्या कहते थे? मेनिंजाइटिस। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है डाइजेशन सिस्टम का, तो वहां जाकर के विजिट करके मेरे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं, वहां पे जाके आके आप देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल हमने देखा कि लंग के ऊपर एक मेम्ब्रेन, सेफ्टी मेम्ब्रेन होता है, जो इस लंग को किसी झटके आने की वजह से बचाता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? झटके आने से बचाता है। इस मेम्ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जो मेम्ब्रेन होता है इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? इस मेम्ब्रेन को कहेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन। यहां तक क्लियर है आपको? इसका काम क्या होता है? कभी भी कोई झटके आने की वजह से पहले तो रिब्स पे झटका पड़ेगा, फिर रिब्स झटका देगी किसको? लंग को। तो लंग में झटका आने से पहले उस झटकों को एब्जॉर्ब कौन करता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। यहां तक क्लियर है? और इस प्लूरल मेम्ब्रेन को दो, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऊपर वाला भाग और एक होता है नीचे वाला भाग। हालांकि चारों तरफ मैं नहीं बना रहा हूं, समझ जाइएगा आप। दो, एक ऊपर वाला भाग होता है, एक नीचे वाला भाग होता है। ऊपर वाले जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं पैरिटल प्लूरा, जबकि नीचे वाला जो भाग होता है ये वाला, इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा। तो दोस्तों आपने देखा कि जो ऊपर वाला प्लूरा होता है उसको हम कहते हैं पैरिटल प्लूरा, और जबकि नीचे वाला जो प्लूरा होता है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। यहां तक आपको क्लियर हो गया? और बीच में एक गैप पाया जाता है, ऐसे, ये गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, जिसके अंदर एक फ्लूइड भी बनाता है, उसको फ्लूइड को हम बाद में जानेंगे। पहले इस गैप जो होता है, इस गैप यानी एक कैविटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। और इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है। अब द्रव क्यों रहता है? जब भी कोई इंजरी होती है या कोई झटका लगता है लंग को, तो ये द्रव क्या करता है? उस झटके को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इसी लिक्विड की वजह से। तो इस लिक्विड जो किसमें भरा होता है? प्लूरल कैविटी के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। फिर से लिख देता हूं, FLUID, प्लूरल फ्लूइड। यहां तक क्लियर हो गया आपको? क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं। बात ये नहीं है कि टाइम कितना लग रहा है, बात ये है, मुद्दा ये है कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। यदि नहीं समझ पाएंगे तो मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि आपने जल्दी जल्दी फराटेदार किताब खत्म करने के चक्कर में कितने किताब खत्म कर लिया होगा, लेकिन समझ आने के चक्कर में यदि थोड़ी टाइम भी लग जाए तो किताब खत्म करिए आराम से। 1 महीने की जगह 2 महीने में खत्म करिए।
तो 1 महीने में यदि किताब पढ़ के आप खत्म करते हैं और कहते हैं कि मैंने किताब खत्म कर दिया, बाद में यदि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे नहीं बनता है, तो आपका किताब पढ़ना बेकार है 1 महीने में। यदि 2 महीने भी लग जाते हैं और हर एक सवाल का जवाब आप दे पाते हैं तो यू आर द बेस्ट। तो इसी वजह से मैं इसको दोबारा समझाता हूं। जैसे ही हमने सांस को लिया, सांस अंदर क्यों जाता है? जब डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, जो मस्कुलर ऑर्गन होता है शरीर का जिसे डायफ्राम कहते हैं, जो किसको अलग करता है? थोरेक्सिक कैविटी। यहां से जो हिस्सा होता है, जो वक्ष के अंदर जो हिस्सा होता है, वक्ष मतलब रिब्स वगैरह के अंदर जो हिस्सा होता है, उसे थोरेक्सिक कैविटी कहते हैं। कौन सी कैविटी कहते हैं? थोरेक्सिक कैविटी। थोरेक्सिक कैविटी के नीचे एक हिस्सा होता है, जो मस्कुलर हिस्सा होता है बॉडी का, जिसको कहते हैं डायफ्राम। यहां तक आपने जान लिया। और उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, जहां इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टोमच वगैरह वगैरह सारे पाए जाते हैं, वो किसमें आता है? एब्डोमेन कैविटी। तो एब्डोमेन कैविटी और थोरेक्सिक कैविटी को अलग करने वाला एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। तो जब डायफ्राम मूवमेंट करेगा नीचे की तरफ, तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तो हमारा जो लंग है वो फैलेगा। तो जिसके वजह से जो प्रेशर होता है लंग में वो रिलीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो हम जब सांस लेंगे तो वो अधिक प्रेशर के साथ जाएगा और हमारे लंग में फैल जाएगा। जैसे ही डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा तो लंग यानी फेफड़े को सिकुड़ेगा, फेफड़े को दबाएगा। जब फेफड़े में दबाएगा तो फेफड़े के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन, जितने भी एयर हैं वो बाहर की तरफ आएंगे। तो आप अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताइएगा, अभी मैं सांस ले रहा हूं, अब बताइए आप कि हमारा डायफ्राम इस वक्त नीचे गया है कि ऊपर गया है? बिल्कुल सही जवाब। इस वक्त जो डायफ्राम है नीचे गया है। नीचे गया है जिसकी वजह से हार्ट में जिसकी वजह से फेफड़ा फूला है, उसका एरिया बढ़ा है, जिसकी वजह से वहां प्रेशर कम हुआ है और हम ऊपर से प्रेशर बढ़ा करके वहां पे गैस का आदान प्रदान कर लेते हैं। अब बताइएगा, देखा आपने? अब हमने ऑक्सीजन को बाहर की तरफ निकाला, यानी ऑक्सीजन को जब बाहर की तरफ निकालेंगे तो उस वक्त जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ आएगा और लंग में एक प्रकार का प्रेशर जनरेट करेगा और वो प्रेशर रिलीज करेगा हमारे नाक के माध्यम से। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये ऑक्सीजन अंदर आ चुका, अंदर आने के बाद एल्वियोली में पहुंच गया। एल्वियोली में ऑक्सीजन भी पहुंचेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचेगा और नाइट्रोजन भी पहुंचेंगे। एक बार यहां लिख देता हूं, नाइट्रोजन हमारा 78% पाया जाता है। तो जितना नाइट्रोजन हम इंटर करते हैं अपने लंग में, उतना ही नाइट्रोजन बाहर निकाल सकता है। ये इन होता है, ये आउट होता है, ये मान लेते हैं। तीन ही काम देखते हैं। सबसे पहले CO2। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 ही प्रकार की गैस आती हैं, हालांकि बहुत आती हैं, लेकिन 3 प्रकार की हम बेसिकली जानेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना रहता है? 0.03% ले रहे हैं यहाँ पे। हम जानते हैं दोस्तों कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। तो 0.03% हम लेंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर से हम सांस लेते हैं। 21% हम क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे और 78% क्या लेंगे? नाइट्रोजन लेंगे। हमने सारी चीजों को लिया, अंदर गया। अंदर होने के बाद ये सारी प्रक्रिया होने के बाद बाहर भी तो निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.3 से 0.4% बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम था, 0.03% था, जबकि जो निकलेगा 0.3, यानी क्या होगा? इसका लेवल बढ़ रहा है, पॉइंट में ही बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। 0.03 और 0.3 से 0.4% तक बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड।
यदि बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं 21%, लेकिन प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वह सिर्फ 16% ही निकलता है। बाकी जो 5% है वो यूज कर लिया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा। यहां तक क्लियर है? अब हम देखते हैं, हमने एटमॉस्फेयर से गैस लिया यानी एयर लिया, तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन हमारे ब्रोंकस से होते हुए, ब्रोंचियोली से होते हुए एल्वियोली में आ गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन ज्यादा से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूव होता है गैस, उसी प्रोसेस को कहते हैं परासरण। परासरण, जिसे इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो परासरण क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस का बढ़ना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। मान लेते हैं कि ये परफ्यूम का एक दिखा भी देता हूं। दोस्तों मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि ये किस ब्रांड का परफ्यूम है, बस मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं। दिखाना ही पड़ेगा क्या? इसको इधर कर लेता हूं। अब देखिए, अब ठीक है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है पानी का वो बहुत ज्यादा है, ध्यान देना। और जैसे ही हम इसको स्प्रे करेंगे, ये छोटे छोटे बूंदों में टूट जा रहा है, टूट रहा है, ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे बूंदों में टूट रहा है। और टूटने के बाद जब ये बाहर निकाल रहा है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है तो ये फैलने लगता है। इसी वजह से डिफ्यूजन यानी परासरण की वजह से ये पूरे कमरे में ये फैल जाएगा, इसके ड्रॉपलेट्स। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है। तो वही प्रक्रिया क्या होती है यहाँ पे? ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जब मूव करेगा तो ये ब्लड में इंटर कर जाएगा। तो जब ये ब्लड में इंटर कर जाएगा, तो ब्लड में इंटर करने के बाद हार्ट में जाएगा, हृदय में जाएगा, हृदय पंप करेगा पूरे शरीर में, इसको पहुंचाएगा ऑक्सीजन को। और पूरे शरीर में पहुंचाने का अर्थ पूरे कोशिका में पहुंचाएगा। यहाँ ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी जनरेट करेंगे। और फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह क्या आएगा? इस वेसल्स, ब्लड वेसल्स के द्वारा फिर एल्वियोली में छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, यहां से CO2 ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये CO2 बाहर निकल गया। तो ये प्रक्रिया पूरे रिस्पायरेशन के अंदर कंडक्ट होती है। यदि हम बात करें दोस्तों मेम्ब्रेन की, तो एक विशेष प्रकार का मेम्ब्रेन पाया जाता है किसके अंदर? लंग के अंदर। इसका काम क्या होता है? किसी प्रकार के झटका को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। इसे प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लूरा मेम्ब्रेन के ऊपर वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? पैरिटल प्लूरा। और जबकि प्लूरा मेम्ब्रेन के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा और पैरिटल प्लूरा के बीच में एक गैप पाया जाता है, इस एक कैविटी पाई जाती है, इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी या प्लूरा कैविटी। प्लूरल प्लूरा एक ही है दोस्तों, इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना करना। यदि हम बात करें तो प्लूरल हटा देते हैं, चलिए कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। प्लूरा अब समझ में आ गया। तो लंग में एक विशेष प्रकार का मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ऊपर वाले भाग को, इस प्लूरा मेम्ब्रेन को ऊपर वाले भाग को पैरिटल प्लूरा बोलते हैं, जबकि नीचे वाले भाग को विसरल प्लूरा बोलते हैं। और बीच में एक कैविटी होती है, इसको प्लूरा कैविटी बोलते हैं। और एक अंदर एक विशेष प्रकार का फ्लूइड भरा रहता है जिससे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं या प्लूरा फ्लूइड कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ये किसके लिए काम होता है? हमारे शरीर को किसी प्रकार की इंजरी से या चोट लगने से बचाने के लिए किया जाता है। यहां तक आपने समझ लिया नाइट्रोजन
नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78%। 78% ही बाहर ना आता है क्योंकि ये ब्लड में घुलनशील नहीं है, ब्लड में मिलता नहीं है। ऑक्सीजन जाता है 21%, आता है 16%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमारे लंग में जाता है, जबकि आता है 0.3 से 0.4%। यहां तक क्लियर हो गया। अब लंग के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या अपने रफ पेपर में या फेयर में भी इसका डायग्राम भी बना करके पढ़ ले। यदि ये चीज समझ लिया आपने तो काफी चीज अच्छी समझ में आ जाएगी लंग में। आज ये चैप्टर क्लियर है दोस्तों, कल से हम अगले चैप्टर के बारे में जानेंगे। कुछ पॉइंट और है उसको भी बता देता हूं। अब हम कुछ पॉइंट और जान लेते हैं लंग के बारे में, इसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ये हमारा लंग है। अब लंग बनाने का एक्सपीरियंस हो गया है। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाकर ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं ऐसे, फिर वैसे इधर भी ऐसे ऐसे। एक बड़ा एक छोटा है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब ये कह रहा है दोस्तों, जो हमारा हृदय होता है ये यहाँ पे स्टर्नम बोन होता है, स्टर्नम बोन होता है जो रिब्स को आपस में जोड़ता है। अब हम ये हटा देते हैं, ट्रेकिया ढक जा गया उसके। अब स्टर्नम बोन के ठीक नीचे बाएं हाथ की तरफ जो होता है क्या पाया जाता है? दिल। और दिल ना ऐसा होता है ना ऐसा होता है। हम दिल बनाने की कोशिश करते हैं और जब हार्ट पढ़ेंगे दोस्तों तो वहां भी अच्छी तरह से हम जानेंगे कि दिल होता कैसा है। हम बस ऐसे नॉर्मली बना रहे हैं। लगभग जो हार्ट होता है वो ऐसा ही होता है। जब हम बड़ा बनाएंगे तो सारे पार्ट के बारे में भी डिसीजन करेंगे। और ये किस चैप्टर में पढ़ना होगा हमें? जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। हम बस एक बेसिक पढ़ा रहे हैं कि जो लेफ्ट लंग की तरफ इसका झुकाव ज्यादा होता है। किसका? हार्ट की तरफ। यदि बात करें कि हार्ट का झुकाव किस लंग की तरफ ज्यादा होता है तो वो कौन से लंग की तरफ? लेफ्ट लंग। हालांकि ऐसे जब हाथ करेंगे तो ये तो हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। लेकिन जब हम अपनी लेफ्ट की बात करेंगे ऐसे, लेफ्ट, लेफ्ट लंग, राइट लंग, लेफ्ट लंग, राइट लंग, लेफ्ट फेफड़ा यानी बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। यहां तक क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट लंग कहलाएगा। तो जो हार्ट है यानी हृदय का जो झुकाव होता है किस लंग की तरफ ज्यादा होता है? लेफ्ट लंग की तरफ झुकाव ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखा हूं कि लेफ्ट लंग की तरफ हार्ट पाया जाता है या झुकाव, यहाँ झुकाव भी कह सकते हैं, झुकाव ज्यादा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो लंग है या फेफड़ा है, फेफड़े का अध्ययन जो कहलाता है वो पल्मोनोलॉजी कहलाता है। और जो डॉक्टर इसका अध्ययन करते हैं उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। दोस्तों एक लंग और दूसरे लंग के बीच में एक गैप पाया जाता है। इस गैप को क्या कहते हैं? मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम हिंदी में उसको कहते हैं मध्य स्थानिका, यानी उसको खाली स्थान भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा सर्कुलेटरी। तो दोस्तों ये रहा रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में पूरी जानकारी। अब ये दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ मैं मौखिक रूप से करूंगा, आप उसको बताने की कोशिश करना। पहला आप ये बताइए कि नोजल कैविटी कहाँ पाई जाती है, शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो नाक में पाई जाती है नोजल कैविटी। आप बताइए वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? लैरिंग्स को कहते हैं। वह एरिया जहां बक्कल कैविटी और नोजल कैविटी आकर के मिलती हैं और दो पाइप में डिवाइड होती हैं, एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप। तो उस एरिया, उस पोजीशन को क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं।
ये सारी चीजें कहीं से पूछ नहीं रही, ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। अब आप बताइए कि फोटोसिंथेसिस में जो उत्पाद होता है वह कौन सा होता है। हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं प्रकाश संश्लेषण में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है मैं उसको कल लेकर के आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।